कुलजीत कौर रंधावा का जन्म एक जाट सिख परिवार में 29 जनवरी 1976 को वेस्ट बंगाल के आसनसोल के एक बहुत ही मशहूर इलाके रानीगंज में हुआ। क्योंकि उनके पिता आईपीएस थे, इसलिए उनकी पोस्टिंग इंडिया के अलग अलग इलाकों में होती रहती थी। इसी कारण कुलजीत कौर का बचपन अपनी बड़ी बहन गुरप्रीत की तरह इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बीता। अपनी सरकारी नौकरी के दौरान कुलजीत कौर के पिता ने अपना लंबा समय पटियाला में भी बिताया, और यही वो समय था जब कुलजीत और उनकी बड़ी बहन गुरप्रीत को फिर से पंजाबी भाषा और संस्कृति से जुड़ने का मौका मिला। एक पढ़े लिखे और होशियार पिता की बेटियां होने के कारण गुरप्रीत और कुलजीत दोनों ही शुरू से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थीं। कुलजीत अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में ऑनर्स की डिग्री हासिल करती हैं। इंसानों के मनोविज्ञान को समझना, उनकी भावनाओं को समझना, ये कुलजीत का शुरू से ही शौक था। लेकिन एक बहुत अजीब बात यह है कि यही कुलजीत, जिसने खुद साइकोलॉजी में डिग्री की थी, आखिर में अपनी ही भावनाओं को खुद पर हावी होने से नहीं रोक पाई, और आखिरकार यही नकारात्मक भावनाएं उनकी जिंदगी का अंत बन जाती हैं। कुलजीत रंधावा जहां एक तरफ बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थीं, वहीं अपनी फिजिकल लुक्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थीं, बेहद आकर्षक थीं। यही कारण था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ वो फैशन की दुनिया में भी चली जाती हैं और मॉडलिंग शुरू कर देती हैं। उन दिनों इंडिया में जो भी नौजवान मॉडलिंग करना चाहते थे, उनके लिए ग्लैडरैग सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता था। इंडिया के कई टॉप मॉडल लड़के और लड़कियां इसी प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़े थे, और यही कहानी कुलजीत कौर रंधावा की भी रही। मॉडलिंग के बाद अगला कदम तब आता है जब कुलजीत को सबसे पहले नेशनल और फिर मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोशन के ऑफर्स मिलने लगते हैं। इन कंपनियों में मैगी, रीड एंड टेलर, रिकोवा और एंकर स्विच जैसी कंपनियां शामिल थीं। अब कुलजीत कौर रंधावा लोगों के टीवी स्क्रीन पर प्रोग्राम्स के बीच आने वाले विज्ञापनों में अलग अलग प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हुए दिखाई देने लगती हैं। ये समय 21वीं सदी के पहले दशक का था। छोटे पर्दे के सीरियल उस समय तक एकता कपूर के सास बहू वाले सीरियल से पूरी तरह भर चुके थे। ज़्यादातर रोल जो महिलाओं को मिलते थे वो एक ही तरह के स्टीरियोटाइप होते थे, लेकिन कुलजीत इस तरह के रोल नहीं करना चाहती थीं। इसी वजह से उन्होंने ऐसे सीरियल्स की तरफ रुख किया जहां महिलाओं को मजबूत किरदार दिए जाते थे, या तो वो जासूस होती थीं या फिर पुलिस या आर्मी की उच्च अधिकारी। कुलजीत की छोटे पर्दे पर शुरुआत जी टीवी के एक बहुत ही पॉपुलर शो हिप हिप हुर्रे से होती है। ये शो युवाओं की जिंदगी, उनकी दोस्ती, उनकी समस्याओं और उनके करियर पर आधारित था, और इसी वजह से शुरू होते ही काफ़ी लोकप्रिय हो गया। लेकिन जिस तरह के रोल कुलजीत करना चाहती थीं, वो एक मजबूत और सख्त महिला के किरदार थे, और आखिरकार उन्हें ऐसा रोल पहली बार सोनी चैनल के एक शो में मिलता है, जब कैट सीरियल बनाया जाता है। ये शो एक मशहूर अमेरिकी प्रोग्राम चार्लीज एंजल्स से प्रेरित था। उसमें भी 3 युवा लड़कियां होती थीं, और इसी कॉन्सेप्ट पर इस शो में भी 3 लड़कियां दिखाई गई थीं। ये शो उन लड़कियों के लिए नहीं था जो सिर्फ सास बहू के सीरियल्स में गॉसिप करती हुई और भारी मेकअप में नजर आती थीं। तो इसी वजह से इस शो के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को ऐसी 3 लड़कियां चाहिए थीं जिनकी पर्सनैलिटी फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो। और इसी कारण कैट सीरियल में कुलजीत रंधावा के साथ साथ एंट्री होती है इंडिया की मिस इंडिया रह चुकी नफीसा जोसेफ की। कुलजीत रंधावा और नफीसा जोसेफ, इन दोनों लड़कियों की जिंदगी काफ़ी हद तक एक जैसी होती है। दोनों ही बहुत मजबूत स्वभाव की, अपने पैरों पर खड़ी, पढ़े लिखे परिवारों से, और खुद भी बेहद पढ़ी लिखी। दोनों का बैकग्राउंड भी मॉडलिंग से ही होता है। इसी वजह से नफीसा जोसेफ और कुलजीत रंधावा के बीच सेट के शुरुआती दिनों से ही बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन उस समय शायद ना तो नफीसा जोसेफ को और ना ही कुलजीत रंधावा को इस बात का अंदाज़ा था कि किस्मत ने सिर्फ उनकी ज़िंदगी को ही नहीं जोड़ा है, बल्कि उनकी मौत की कहानी भी एक दूसरे से जुड़ने वाली है। कुलजीत को इस शो से वो पहचान मिलती है जिसकी वो वास्तव में चाह रखती थीं, और साथ ही उन्हें इसी तरह के रोल भी मिलने लगते हैं। रिश्ते, आहट, कोई है, सरहदें, गुब्बारे और इसके अलावा भी कई सीरियल्स में कुलजीत कौर रंधावा काम करती हैं। अब हम कह सकते हैं कि वो उस मुकाम पर पहुंच चुकी थीं जहां उन्हें छोटे पर्दे की एक सफल अभिनेत्री कहा जा सकता था।
लेकिन अभी भी कुलजीत का टीवी करियर बस शुरू ही हुआ था। इतने कम समय में ही वो 5 अलग-अलग सीरियल्स में पुलिस ऑफिसर का रोल निभा चुकी थीं। इससे साफ पता चलता है कि इंडस्ट्री में उनकी इमेज कैसी बन चुकी थी। साल 2005 में कुलजीत कौर रंधावा के लिए एक ऐसा रोल आता है जो उनके करियर को बिल्कुल नया मोड़ देने वाला था। ये था स्टार 1 का एक क्राइम आधारित शो स्पेशल स्क्वाड। ऐसे ही रोल कुलजीत हमेशा से करना चाहती थीं, और यही वो समय होता है जब कुलजीत की निजी जिंदगी में भी काफी बदलाव आते हैं। इस शो के सेट पर उनकी मुलाकात होती है उनके को एक्टर भानु उदय से, जो एसीपी आर्यन खन्ना का रोल निभा रहे थे। सेट पर मुलाकात होती है, मुलाकात से दोस्ती होती है, और दोस्ती से बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। कुलजीत कौर और भानु उदय का रिश्ता कितना गंभीर था इसका अंदाजा तब होता है जब इसी साल कुलजीत मुंबई के जुहू में कृष्णा सोसाइटी में अपने फ्लैट में भानु उदय को अपने रियल एस्टेट एजेंट से अपने होने वाले पति के रूप में मिलवाती हैं, और ये भी बताती हैं कि वे बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। कुलजीत को इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, सहारा 1 प्रोडक्शन का। ये एक फिक्शनल हिस्टोरिकल सीरियल होता है जिसका नाम होता है कोहिनूर। इसका प्लॉट कुछ इस तरह का होता है कि जो कोहिनूर हीरा अंग्रेज भारत से ब्रिटेन लेकर गए थे वो नकली था, और असली कोहिनूर अभी भी कहीं भारत में ही छुपा हुआ है। अपने आप में ये एक बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानी थी जिसे भारतीय दर्शकों ने बहुत पसंद किया। कोहिनूर का पहला सीजन सुपरहिट जाता है और प्रोड्यूसर्स इसके अगले सीजन के बारे में सोचने लगते हैं। शायद इस समय को हम कुलजीत कौर की जिंदगी का पीक कह सकते हैं, चाहे वो उनकी निजी जिंदगी हो या प्रोफेशनल जिंदगी, क्योंकि यहीं से उनकी जिंदगी बहुत तेजी और बुरी तरह नीचे की ओर गिरने वाली थी। कुलजीत रंधावा को पहला झटका तब लगता है जब इतना अच्छा चल रहा ये सीरियल, जिसके कुल 60 एपिसोड पूरे बन चुके थे, लेकिन सिर्फ 39 एपिसोड टेलीकास्ट करने के बाद बाकी एपिसोड्स को प्रसारित ही नहीं किया जाता। वो सीरियल जिसका दूसरा सीजन बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, कुलजीत के करियर के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होता है, क्योंकि उन्हें इसी सीरियल से लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा था। दूसरी तरफ इस सीरियल को देखने वाले दर्शक भी बहुत ज्यादा हैरान और मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस कहानी का अंत पता ही नहीं चल पाता। कुलजीत मॉडलिंग कर चुकी थीं, उसके बाद छोटे पर्दे पर कई सीरियल कर चुकी थीं, और अब समय आ चुका था कि बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई जाए। कुलजीत रंधावा तब तक बॉलीवुड में अपनी पहली और साथ ही आखिरी फिल्म इकरार बाय चांस की शूटिंग पूरी कर चुकी थीं। लेकिन यहीं आकर हमेशा के लिए सब कुछ कुलजीत कौर रंधावा के लिए बदल जाता है, या यूं कहें खत्म हो जाता है। 8 फरवरी 2006 का दिन था। 30 साल की कुलजीत कौर रंधावा अपने फ्लैट में अपने घर काम करने वाली महिला के साथ अकेली थीं। वो महिला अपना काम खत्म करती है और फ्लैट से निकलकर अपने घर चली जाती है। शायद उस समय उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कुलजीत को जिंदा देखने वाली आखिरी इंसान बनने वाली है। यही वो पल था जब उसने कुलजीत को आखिरी बार जिंदा देखा। कुछ घंटों बाद कुलजीत रंधावा अपने रियल एस्टेट एजेंट को फोन करती हैं और उससे सामान्य बातचीत करती हैं। बाद में आर गुप्ता पुलिस को दिए अपने बयान में बताते हैं कि इस आखिरी फोन कॉल पर भी कुलजीत में किसी भी तरह का कोई संकेत नहीं दिया कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी कॉल होने वाली है। इस तरह आर गुप्ता कुलजीत रंधावा से बात करने वाले आखिरी इंसान बन जाते हैं। फोन पर उनसे बात करते हुए उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अब से सिर्फ 1 घंटे बाद यही लड़की जो उनसे आराम से बात कर रही है, अपनी जान पंखे से लटक कर ले लेगी। 8 फरवरी की रात तक कुलजीत को उनके दोस्तों और परिवार वालों की तरफ से कई फोन कॉल किए जाते हैं जो बिल्कुल सामान्य होते हैं, लेकिन जब कुलजीत किसी का भी फोन नहीं उठाती तो घबराए हुए परिवार वाले तुरंत कृष्णा सोसाइटी की मैनेजमेंट को फोन करते हैं और उनसे कुलजीत के फ्लैट में जाकर देखने के लिए कहते हैं। जब मैनेजमेंट के कुछ लोग कुलजीत रंधावा के फ्लैट के बाहर पहुंचते हैं और बार बार दरवाज़ा खटखटाने और डोरबेल बजाने के बावजूद भी जब कुलजीत अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलती तो आखिरकार जुहू पुलिस स्टेशन से पुलिस की टीम को बुलाया जाता है। पुलिस की टीम आती है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है। पुलिस और मैनेजमेंट के कई लोग फ्लैट के अंदर दाखिल होते हैं। उन्हें कुलजीत कौर रंधावा दिखाई तो देती हैं, लेकिन उस हालत में नहीं जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। कुलजीत जिंदा नहीं थी, वो इस दुनिया को छोड़ चुकी थी।
उनकी लाश उनके बेडरूम में पंखे से लटक रही थी। पुलिस पूरे अपार्टमेंट की अच्छी तरह जांच करती है और वहीं से उन्हें कुलजीत के हाथ से लिखा हुआ एक नोट मिलता है। उस नोट में उन्होंने लिखा होता है कि वो अपनी जिंदगी के दबाव को और ज्यादा सहन नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने नीचे कुछ बातें अपने बॉयफ्रेंड भानु उदय के बारे में भी लिखी होती हैं। उसमें ये कहा गया होता है कि भानु उदय एक बहुत अच्छा इंसान है, उसका मेरी मौत से कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी मौत के बाद उसे परेशान न किया जाए। कुलजीत के अपार्टमेंट से मिला ये नोट उनकी मौत की जांच में एक बहुत अहम सबूत बनता है, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी जांच जारी रखती है। कुलजीत कौर रंधावा के परिवार वालों को, जो उस समय दिल्ली में मौजूद थे, तुरंत ये दुखद खबर दी जाती है। कुछ ही घंटों में पूरा परिवार मुंबई पहुंच जाता है। घटना वाले दिन से अगले दिन 9 फरवरी को कुलजीत कौर रंधावा का पोस्टमार्टम करने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भी उनकी मौत गला घुटने से ही हुई थी और बिल्कुल उसी तरह हुई थी जैसा पुलिस और मैनेजमेंट ने देखा था। कुलजीत के अंतिम संस्कार में उनके साथ अलग अलग सीरियल्स में काम करने वाले कई कलाकार पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस वालों और इन सभी एक्टर्स और कुलजीत के दोस्तों को एक बात बहुत ज्यादा हैरान और परेशान करती है। वहां हर कोई कुलजीत के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक इंसान जो इस दिन भी आखिरी बार उनका चेहरा देखने नहीं आता, वो था उनका बॉयफ्रेंड भानु उदय। पुलिस को पहले से ही भानु उदय पर शक होता है, इसलिए 10 फरवरी को पुलिस उसे फोन करती है और कुलजीत के अंतिम संस्कार में न आने का कारण पूछती है। क्योंकि भानु उदय कोई साधारण दोस्त नहीं था, वो उनका होने वाला पति था, जैसा कि कुलजीत अपने दोस्तों को बताती रहती थी। तो भानु उदय पुलिस को बताता है कि वो अपनी शूटिंग में बहुत ज्यादा व्यस्त था और शूटिंग खत्म होते ही वो मुंबई पहुंच जाएगा। कुछ दिनों बाद भानु उदय मुंबई पहुंचता भी है और सबसे पहले जुहू पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है, उससे कई सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन तब तक कुलजीत के माता पिता और उनकी बहन गुरप्रीत मीडिया में बयान दे चुके होते हैं कि वो भानु उदय को अच्छी तरह जानते थे और कुलजीत और भानु के बीच रिश्ते बिल्कुल अच्छे थे। उन दोनों के बीच किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी और भानु उदय एक बहुत अच्छा इंसान है, जैसा कि कुलजीत ने अपने नोट में भी लिखा था, इसलिए वो उनकी मौत का कारण नहीं हो सकता। आखिरकार पुलिस को भी भानु उदय के खिलाफ अपनी जांच यहीं खत्म करनी पड़ती है। कुलजीत कौर रंधावा, जो इस समय अपनी जिंदगी के एक बहुत खूबसूरत दौर से गुजर रही थीं। बहुत जल्द उनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी होने वाली थी, उनकी पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी और वो कई सीरियल्स में काम कर चुकी थीं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जान खुद ले ली? ये सवाल लोगों के बीच लगातार उठते रहे और आखिरकार इन सवालों के जवाब सामने आते हैं जब स्पेशल स्क्वाड में कुलजीत के साथ काम करने वाली उनकी करीबी दोस्त मानवा नायक मीडिया के सामने आती हैं और कई चौंकाने वाले खुलासे करती हैं। मानवा बताती हैं कि कुलजीत की जिंदगी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। वो अंदर से उतनी मजबूत और बहादुर नहीं रह गई थीं जितना लोग उन्हें समझते थे और जैसा वो अपने किरदारों में नजर आती थीं। कुलजीत कई सालों से डिप्रेशन से जूझ रही थीं। उन्हें अक्सर सेट पर भी जबरदस्त मूड स्विंग्स होते थे। किसी दिन वो बहुत खुश होतीं, मस्ती करतीं, सबके साथ मजाक करतीं, लेकिन किसी दिन उनका मूड बहुत खराब होता और वो किसी से भी झगड़ा कर सकती थीं। मानवा के अनुसार हालांकि ये समस्याएं लंबे समय से चल रही थीं, लेकिन कुलजीत की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी सबसे करीबी दोस्त नफीसा जोसेफ, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, ने अपनी मौत से लगभग 1.5 साल पहले खुद भी आत्महत्या कर ली। पहले से ही डिप्रेशन से जूझ रही कुलजीत के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। कुलजीत और नफीसा जोसेफ बहुत करीबी दोस्त थीं, जो अपनी जिंदगी का काफी समय साथ बिताती थीं और एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें साझा करती थीं। नफीसा जोसेफ भी इसी तरह डिप्रेशन की समस्याओं से जूझ रही होती है, लेकिन उसने कभी भी इन बातों के बारे में यहां तक कि कुलजीत को भी नहीं बताया होता। इसी वजह से जब अचानक कुलजीत को अपनी इस दोस्त की मौत की खबर मिलती है, वही मौत जो नफीसा ने खुद अपने लिए चुनी थी, तो बहुत से लोगों के अनुसार कुलजीत भी उसी दिन से अपने दोस्त के रास्ते पर चलना शुरू कर देती है। और आखिरकार इस दुखद सफर का अंत होता है 8 फरवरी 2006 के दिन। बहुत अजीब कहानी है कि 2 ऐसी लड़कियां जो देखने में बेहद मजबूत लगती थीं, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, ऐसी लड़कियां जिनसे कोई भी आसानी से उलझ नहीं सकता था, जो सास बहू के सीरियल्स नहीं करना चाहती थीं, पर्दे पर इतनी मजबूत नजर आने वाली लड़कियां जो कई दूसरी नौजवान लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी, उन्होंने अपनी जिंदगी की परेशानियों को लोगों से छुपा कर रखा और लंबे समय तक डिप्रेशन का शिकार रहीं।
अक्सर कहा जाता है कि मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता, लेकिन कुलजीत कौर रंधावा की नफीसा जोसेफ के साथ दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्होंने इस मशहूर कहावत को भी गलत साबित कर दिया। नफीसा जोसेफ और कुलजीत कौर रंधावा दोनों की जिंदगी की तरह ये कहानी और ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।